लिखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले अपन स्टार्ट कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए जब भी लाइट किसी मीडियम बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है, जब भी लाइट किसी मीडियम बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है तो थोड़ी लाइट एनर्जी हो जाती है रिफ्लेक्ट, थोड़ी लाइट एनर्जी हो जाती है रिफ्लेक्ट, और कुछ लाइट एनर्जी का होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से दूसरे मीडियम में जा सकती है, और सपोज दूसरा मीडियम रेयर मीडियम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा ना। कुछ लाइट एनर्जी हो जाती है रिफ्लेक्ट, कुछ लाइट एनर्जी हो जाती है रिफ्रैक्ट। हम हमेशा एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, हम एक ही चीज को फोकस करके चलते हैं। तो हम या तो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन वाली रे को ही देखते हैं, हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन वाली रे को ही देखते हैं। ये जो मीडियम में वापस आने का जो फिनोमेना है लाइट एनर्जी का, इसको अपन नॉर्मली निग्लेक्ट करके चलते थे, क्योंकि हम एक बार में एक चीज का ध्यान देना चाहते हैं, एक चीज पे ध्यान देना चाहते हैं। तो लाइट जब इस तरह से जाती है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमेशा होता है ये, लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, किसी भी ग्लास सरफेस पे, तो थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी रिफ्रैक्ट होती है। ये हमेशा होता है। हम एक बार में एक ही चीज को देखते हैं, इसलिए हमने इसे निग्लेक्ट कर दिया था, कई बार इसे दिखाया नहीं था हमने, ठीक है। अब लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आ रहा है क्योंकि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं ना। चलिए अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसकी तरफ पढ़ते हैं अपन। मान लीजिए डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है, लाइट एक डेंसर से रेडियल मीडियम प्रोपोगेट कर रही है। जब लाइट रे डेंसर से रेडियल मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। रेडियल मीडियम वो होता है जिसका म्यू कम होता है, डेंसर मीडियम वो होता है जिसका म्यू ज्यादा होता है। तो सपोज ऊपर रिफ्रैक्शन इंडेक्स म्यू1 है, नीचे म्यू2 है, एंड म्यू2 वाज लेस देन म्यू1, म्यू2 वाज लेस देन म्यू1, ठीक है। लाइट का इंसिडेंस एंगल सपोज आई है, रिफ्रैक्शन का एंगल आर है। अब अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आप लिखेंगे म्यू1 sin i तो sin r, क्योंकि म्यू कम है तो आर ज्यादा आएगा, यहाँ पे म्यू कम है तो आर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो एज म्यू2 लेस देन म्यू1 तो आर विल बी ग्रेटर देन i, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगर मैं इंसिडेंस एंगल को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाऊं, इंसिडेंस एंगल बढ़ाऊं तो रिफ्रैक्शन का एंगल और इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ाता हूं ये रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ता है। बढ़ते 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 एक सिचुएशन आ सकती है कि रिफ्रैक्शन का एंगल हो जाए 90 डिग्री। इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हो सकता है कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए। देखिए लगभग 90 डिग्री रिफ्रैक्शन का एंगल दिखा दिया मैंने। यहाँ जो इंसिडेंस का एंगल हो गया है उसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, जिस पर रिफ्रैक्शन का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। द इंसिडेंस एंगल इन द डेंसर मीडियम, इंसिडेंस एंगल इन द डेंसर मीडियम एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज गोइंग ग्रेजिंगली, लाइट रे ग्रेज करके जा रही है सरफेस से। तो कैसे जा रही है वो, ग्रेज करते हुए, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, ये ग्रेजिंगली रिफ्रैक्ट हुई, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे i इक्वल टू c होने पे r इक्वल टू हो जाता है पाई बाय 2। चलो अब स्नेल्स लॉ से अगर मैं लिखूं म्यू1 और म्यू2 का रिलेशन लगा लेते हैं, म्यू1 इनटू sin c हो जाएगा म्यू2 इनटू sin ऑफ r। i को जब c रखा तो r 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आप sin से निकाल सकते हैं, sin ऑफ क्रिटिकल एंगल हो जाएगा म्यू2 बाय म्यू1। याद रखने का अच्छा तरीका होगा, इसे याद रखेंगे म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। जो रेयर मीडियम है उसका म्यू ऊपर, जो डेंसर है उसका म्यू नीचे। तो ऐसा याद रखना। ये वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल जिस एंगल पे लाइट अगर डेंसर मीडियम में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद रेयर मीडियम में लगभग लगभग सरफेस के पैरेलल जाती है, सरफेस के बिल्कुल एकदम ग्रेस करते हुए जाती है। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब समझ में आ रहा है आपको। क्रिटिकल एंगल आप सी की वैल्यू भी लिख सकते हो, सी हो जाएगा यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, ठीक है। चलिए क्रिटिकल से भी बड़े एंगल पे लाइट आती है, क्रिटिकल से भी बड़े एंगल पे लाइट आती है, तो जो फिनोमेना होता है उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे यहाँ क्रिटिकल से भी बड़े एंगल पे आ जाती है तो वो फिर रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आई जितना एंगल है उतना एंगल आर होता है और वो रिफ्लेक्ट होता है। या 100% सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, कुछ भी एनर्जी दूसरे मीडियम में नहीं जाती है। 100% रिफ्लेक्शन है, इसलिए अपन वर्ड लगाते हैं टोटल। 100% की अपन लिखते हैं टोटल हो रहा है, जैसे कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो तो मैंने बताया ना आपको कि रिफ्लेक्शन तो हमेशा ही होता है। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन था, पर यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं बचा, तो इसलिए बोलते हैं इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? बताइए सबको। नारायण को तो क्लियर है, यस बोल रहा है नारायण। सभी बच्चे बताइए, क्या ये क्लियर है 100%? व्हाट इज द फीडबैक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? यस। ये होने की कंडीशंस क्या होगी? कंडीशंस ऑफ पीआईआर, लाइट पीआईआर सफर करे, लाइट का पीआईआर हो जाए, इसकी कंडीशंस क्या होगी? पहली चीज तो वो डेंसर से आना चाहिए, रेयर में जाना चाहिए, डेंसर से आना चाहिए, रेयर में जाना चाहिए, और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से भी बड़ा है, यहाँ क्रिटिकल से भी बड़ा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है? लाइट शुड गो फ्रॉम denser to rarer, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। ये दो कंडीशन है, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से बड़ा है तो उसका केआईआर हो जाएगा। क्या है क्लियर सबको? ओके वेरी गुड, है ना। चलिए, मान लो लाइट का टीआर नहीं हो रहा था, इंसिडेंस एंगल छोटा था, तब तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के केस में अगर वो लाइट सीधी सीधी जाती तो कुछ इस तरह से जाना चाहिए, पर वो बैंड हो गई है ना, आर क्योंकि बड़ा है आई से इससे बैंड हो गई है। कितने एंगल से बैंड हो गई है उसको बोल देते हैं डिविएशन। कितने एंगल से बैंड होगा उसको बोल देंगे डिविएशन। तो जो डिविएशन का एंगल है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, डिविएशन वो आप लिख सकते हैं आर माइनस आई, बिकॉज आर छोटा आई से, और आर को आई के टर्म में लिखा जा सकता है। आर को लिख देंगे अपन साइन इनवर्स u1 sin i by v2, u1 by v2 sin minus i। ये डिविएशन का एक तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। कब ये कब लगाना है? जब आई छोटा था क्रिटिकल या बराबर, क्योंकि जैसे ही क्रिटिकल से बड़ा एंगल होता है तब तो पीआर हो जाता है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, पीआर मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का जो डिविएशन होता है, याद करिए अपन ने पढ़ा था पाई माइनस 2, इसके बाद से डिविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2। तो व्हेन i is greater than c, डिविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस 2। क्या समझ में आ रहा है? अच्छे से लाइट का डिविएशन का एंगल अगर कोई पूछे तो जब क्रिटिकल से छोटा इंसिडेंस एंगल है तो फॉर्मूला अलग बनेगा, और जब क्रिटिकल से बड़ा एंगल है तो फॉर्मूला अलग बनेगा। क्रिटिकल से बड़े में क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा और क्रिटिकल से छोटे में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इज दिस क्लियर? डिविएशन का फॉर्मूला लिखिए अच्छे से। अच्छा, ये जो डिविएशन हम पढ़ रहे हैं इसका आप ग्राफ बना सकते हो क्या? किसी ने इसका इंसिडेंस एंगल के साथ ग्राफ पूछा, हमसे पूछा गया है कि इस डिविएशन एंगल का इंसिडेंस एंगल के साथ ग्राफ बनाओ। डिविएशन एंगल का ग्राफ बनेंगे विद इंसिडेंस एंगल। ठीक है, तो सी से छोटे पे कंडीशन अलग है, सी से बड़े पे कंडीशन अलग है, और इंसिडेंस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90 डिग्री। लाइट रे धीरे धीरे 90 डिग्री पे आ सकती है, तो इंसिडेंस एंगल की रेंज होगी 0 से लेकर 90। तो जो क्रिटिकल एंगल है उससे पहले और बाद में अलग अलग दिखना चाहिए मुझे ग्राफ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही अलग है, रिलेशन ही अलग। डिविएशन एंगल का ग्राफ दो पार्ट्स से बनना चाहिए, सी से पहले और सी के बाद में। ठीक है, सी से पहले जो ग्राफ है वो इक्वेशन देख के अपन उसका ग्राफ अगर बना दे, मुझे याद है इसका ग्राफ कैसा होता है, मैं बना देता हूँ। इसके ग्राफ की दूसरा आता है, ऐसा कुछ कर्व जैसा ग्राफ होता है, और अगर आप आई को सी लिख दो, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू सी के बराबर कर दो, इंसिडेंस एंगल सी के बराबर जो होता है, इंसिडेंस एंगल जब सी के बराबर होता है तो रिफ्लेक्शन 90 हो जाता है।
रिफ्रैक्शन का 90 होगा, 90 माइनस सी हो जाएगा। अब डिविएशन एंगल आएगा 90 माइनस सी। क्या क्लियर है? इंसिडेंस एंगल की वैल्यू जब सी के क्लोज होगी, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल के बराबर होगा तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री रखने से, इसको सी रखने से डिविएशन आएगा 90 माइनस सी। एंड आफ्टरवर्ड्स पाई माइनस 2 आई, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। इसके बाद का जो ग्राफ होता है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। यहाँ पे ग्राफ हो जाता है स्ट्रेट लाइन, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। और इसमें आई अगर टेंडिंग टू सी है, आई को बस सी के क्लोज रखो, तो पाई माइनस 2 सी, पाई माइनस 2 सी ये डिविएशन मिलता है मुझे। यहाँ जो मैक्सिमम डिविएशन मिलता है मुझे पाई माइनस 2 सी, बस इसका डबल है। तो ग्राफ में देखिए एक डिसकंटिन्यूटी है, पहले का ग्राफ अलग, फिर अचानक से इंसिडेंस एंगल के साथ रिलेशन ही बदल गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया और ग्राफ में क्या ग्राफ अच्छे से आ रहा है आपको? ग्राफ ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड डिविएशन एंगल। सभी देखिए अच्छे से, इज दिस क्लियर? अब माइक ऑन करके भी यस भी बोल सकते हो, है ना? माइक से भी यस बोल के जवाब दे सकते हो। तो सबको क्लियर अच्छे से? किसी को कोई डाउट इस ग्राफ में? नो, बहुत बढ़िया। चलो कुछ आसान से क्वेश्चन सब करते हैं अपन, पीआईआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन, दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था √2 और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एक का है √2। बताओ इनके लिए क्रिटिकल एंगल क्या आएगा? इस कॉम्बिनेशन के क्रिटिकल एंगल क्या आएगा बताइए? म्यू इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू √2 गया है, इस कॉम्बिनेशन के क्रिटिकल एंगल क्या आएगा बताइए इससे? नेहा का तो आंसर भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड नेहा। बाकी बच्चे भी दीजिए जवाब, इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रिटिकल एंगल क्या आएगा? नारायण का भी आ गया, अमन बेटा गलत है, अवनी सही है। नारायण सही है बेटा। बाकी भी दीजिए जवाब, 3-4 बच्चे रिप्लाई दे रहे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये लिखा तुम्हारे सामने फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। रेरर का यहाँ पे 1 है, डेंसर का √2 है, तो 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है? 45 डिग्री, पाई/4 आंसर आ गया, पाई/4 या 45। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, तो अब एक छोटा सा और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नॉर्मल और लाइट रे देखो 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, कितने पे? 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, क्रिटिकल 45 आया था और मैंने यहाँ 60 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट करा दिया। मैं पूछ रहा हूँ पीआईआर होगा या नहीं होगा? बताओ पीआईआर होगा या नहीं होगा? बताओ पीआईआर होगा या नहीं होगा? कुछ रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास यस, कुछ रिप्लाई आ रहे हैं नो। जवाब दीजिए अच्छे से। यस काफी आ रहे हैं मेरे पास आंसर, दीपक का यस, अवनी का यस, अमन का यस, ठीक है, विशाल का भी यस। लाइट रे इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है और तुमने अभी क्रिटिकल निकाला था 45। मैंने पूछा टीआर होगा या नहीं होगा? चलो एक आया आंसर संजना का नो, नारायण का आंसर, नारायण सोचो, मोइन का आंसर भी यस, नारायण का आंसर नो, वेरी गुड नारायण। चलो संजना और नारायण सही है, संजना और नारायण सही है, दोनों ने आंसर नो दिया है, बाकी सब गलत। अरे लाइट रे रेरर से डेंसर जा रही है, रेरर 1 से √2 जा रही है, तो रेरर से डेंसर जा रही है, रेरर से डेंसर जाए तब थोड़ी होता है टीआईआर, टीआर होने के लिए डेंसर से रेरर जाना चाहिए, ठीक है? तो टीआर नहीं होगा यहाँ पर, टीआईआर नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर नहीं जा रही है, उल्टा होता तो टीआर होता। समझ में आई बात? आंसर इज नो, कोई टीआर वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, टीआर वगैरह नहीं होगा। सिंपल सा जवाब। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्या पूछे अपन? चलो कुछ और देखे पूछता हूँ, कुछ और चीज पूछता हूँ। ये लाइट रे वन मीडियम से आ रही थी और रूट टू में जा रही है। सपोज रूट टू मीडियम से आ रही है और वन में जा रही है, वन से आ रही है और रूट टू में जा रही है। ठीक है, वही वही वाला कॉम्बिनेशन, वही वही क्वेश्चन है बेसिकली। ये डायग्राम बना हुआ है, वन से आ रही है, टू में जा रही है। आई एंगल को बढ़ाते जाओ, ये बढ़ाते जाओ, ये एंगल भी बढ़ेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर क्या आ सकती है बताइए? आर की मैक्सिमम क्या आ सकता है बताइए? करिए ट्राई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर क्या आ सकती है, करिए ट्राई। ओके, मैंने पूछा था कि इस आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, भाई आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90। उस केस में आर क्या आ जाएगा? 45। जब 45 पे आने वाली 90 पे जाती है तो 90 पे आने वाली 45 पे जाएगी। मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है। इसका आंसर आएगा क्रिटिकल। रेयर मीडियम से जो लाइट डेंसर जाती है तो टुवर्ड अवे फ्रॉम द टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, और यहाँ जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो क्रिटिकल के बराबर होगा। डेंसर मीडियम में क्रिटिकल से बड़े एंगल पे लाइट आती है तो बाहर जाती नहीं वो। वैसे ही जब यहाँ पे 90 पे आएगी तो वहां मैक्सिमम क्रिटिकल आएगा। इज दिस क्लियर? फिर एक दो और आसान आसान क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमारे पास एक स्लैब है, इसकी थिकनेस मैंने आपको दी 6 सेंटीमीटर। थिकनेस मैंने दे दी आपको 6 सेंटीमीटर, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मैंने आपको दिया 2। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मैंने आपको दिया 2। ठीक है, अब एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर 2, और ये बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। इन दो मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होता है उस पे इंसिडेंट हो रही है। तो बताओ इसकी लैटरल शिफ्ट क्या होगी? लैटरल शिफ्ट, लाइट रे थोड़ा शिफ्ट होकर निकलती है ना, तो आपसे मैंने पूछा है लैटरल शिफ्ट। चलिए ट्राई, लैटरल शिफ्ट क्या होगी लाइट की बताइए। चलिए, आपसे मैंने पूछा है कि लेटरल शिफ्ट क्या होगी। लेटरल शिफ्ट क्या होती है? लाइट एक्चुअली टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, फिर वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी और थोड़ा सा शिफ्ट होके निकलती है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा शिफ्ट होके निकलती है। और इस शिफ्ट का अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला? स्लैब की थिकनेस इनटू sin I माइनस r डिवाइड बाय cos r, बस ये फॉर्मूला था। यहाँ एंगल क्रिटिकल क्या है? म्यू इक्वल टू 2 और यहाँ पे 1 था, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे आने वाला है 30 डिग्री।
इसका मतलब है 30 डिग्री का एंगल है, तो अंदर का एंगल क्या आ जाएगा, आर एंगल, वो निकाल सकते हैं अपन स्नेल लॉ से, 1 into sin 30 इक्वल टू म्यू into sin of r, तो ऐसे sin r 1/4 आ रहा है, sin r 1/4 आ रहा है यहाँ से, बस अब वैल्यूज उठा के रख दीजिए यहाँ पे, बस फॉर्मूला लगाना है अपन को, वैल्यूज लिख दीजिए यहाँ पे सारे, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट t into sin I minus r, t हमारे पास 6 सेंटीमीटर, I इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री, r एंगल मुझे पता नहीं है, r को r लिख देता हूं, sin r की वैल्यू पता है 1/4 है, डिवाइड बाय cos r, अच्छा sin r 1/4 है तो cos r की वैल्यू, अभी एक काम करते हैं, cos r को cos r रहने देते हैं, ऊपर अपन sin a minus b का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 6 sin a cos b, पहले जाएगा sin a 30 डिग्री के लिए 1/2 into cos r minus cos a sin b, तो cos a √3/2 into sin of r, डिवाइड बाय cos r था तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा tan r, और tan r की वैल्यू आप निकाल सकते हो आप, √16 minus 1 तो √15, 1/15, इसे 1/15 लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। आ रहा है समझ में लेटर शिफ्ट, क्या है समझ में आया लेटर शिफ्ट, ठीक कैसा आया, क्रिटिकल एंगल होता है ना sin इनवर्स u ऑफ रेयर अपॉन टेंसर, रेयर 1 टेंसर 2, sin इनवर्स 1/2 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री आ गया ऐसे, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अपन, और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल टू √2 का मीडियम था, वहां से लाइट रे इक्वल टू 1 में मतलब एयर में जा रही है, ठीक है, एयर में जा रही है, लाइट रे का इंसिडेंस एंगल, लाइट रे का इंसिडेंस एंगल क्या हो, व्हाट शुड बी द इंसिडेंस एंगल ऑफ लाइट, व्हाट शुड बी द इंसिडेंस एंगल ऑफ लाइट, so that deviation is 30 degree, क्वेश्चन है for what I, for what I deviation is will be 30 degree, very right, लाइट है √2 से 1 में जा रही है, √2 से एयर में जा रही है मतलब 1 में जा रही है, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि उसका डिविएशन एंगल 30 डिग्री का हो जाए, जल्दी से अटेम्प्ट करिए, बताइए आंसर, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि डिविएशन 30 डिग्री का हो जाए, करिए, find value of incidence angle so that deviation is not 30 degree, the answer,
आसान क्वेश्चन है यार, इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए जल्दी से खुद का आंसर। नारायण, अवनी, संजना। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, नारायण का आंसर आया बिल्कुल सही नारायण। देखिए इंसिडेंस एंगल की वैल्यू पूछी है जिससे कि डिविएशन 30 डिग्री का मिले। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिविएशन वर्सेस इंसिडेंस एंगल का ग्राफ पढ़ा था। डिविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस एंगल ग्राफ पढ़ा था। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तभी ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ बनाने के लिए मैंने माना था कि लाइट डेंसर से रेयर जाती है, यहाँ पर भी डेंसर से रेयर जा रही है, तो ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा। अब हमें जो डिविएशन दिया गया है 30 डिग्री डिविएशन चाहिए, वो देखो इस रेंज में आ रहा है 5/2 माइनस सी। यहाँ पर लिखा था 5/2 माइनस सी, 5/2 मतलब 90 और सी यहाँ पर 45 आएगा, तो ये 45 डिग्री लिखा हुआ है। 45 से 30 डिग्री कम होता है, तो डिविएशन 30 डिग्री इससे कम है। 30 डिग्री डिविएशन मिलने के लिए मेरे पास दो दो इंसिडेंस एंगल हो सकते हैं। 30 डिग्री डिविएशन के लिए दो दो इंसिडेंस एंगल हो सकते हैं, एक क्रिटिकल से कम, एक क्रिटिकल से ज्यादा। क्रिटिकल से कम वाला जो केस होगा उसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी और क्रिटिकल से बड़े वाले में रिफ्लेक्ट होगी। तो आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर निकालना आसान है। लेट्स से i ग्रेटर देन c, ग्रेटर देन c, इस केस में डेविएशन होता है 5 - 2i, तो इसका आंसर है 30 डिग्री। ये होता है 180। अब आसान है क्या निकालना, 180 - 30/2 75 डिग्री आ जाएगा। तो अगर i को क्रिटिकल से ज्यादा मान रहा हूं तो आंसर आ गया 75। बट if i is less than c, क्रिटिकल से कम है i, तब क्या करेंगे? तब देखो डिविएशन का फॉर्मूला ये होता है, अपने पास ये लिखा बड़ा सा फॉर्मूला, ये लगा लेते हैं, है ना। तो 30 डिग्री का चाहिए डिविएशन, डिविएशन एंगल होता है r माइनस i, और r को लिख सकते हैं अपन sin इनवर्स म्यू 1 म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, तो म्यू 1 मतलब √2 अपॉन म्यू जिस पर लाइट जा रही है इनटू sin a माइनस। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मूला था ना ये लगा दिया। डिविएशन होता है sin इनवर्स μ1/√2 sin a माइनस a, तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। इस i को यहाँ लेके आ जाएगा दर्पण, तो i + 30 दोनों साइड साइन ले लेते हैं, तो sin ऑफ i + 30 इक्वल टू हो जाएगा √2 टाइम्स sin a, √2 टाइम्स sin a। ठीक है, √2 टाइम्स sin a, है ना। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। sin i + 30 मतलब sin a + b फॉर्मूला लगा देते हैं, हो जाएगा cos 30 sin i plus sin i सॉरी sin 30 into cos i, ये फॉर्मूला आ गया इक्वल टू √2 sin। ये sin i वाले का मान ले जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा √3/2 और √2 माइनस √3/2 sin i तो हाफ ऑफ cos i। cos i इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, tan i की वैल्यू मिल जाएगी आपको। tan i will be 1/2 माइनस √3, और इसमें i को tan इनवर्स करके लिख सकते हैं। तो i अंदर आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1/2 माइनस √3। दिस विल बी द इंसिडेंट एंगल। तो दो दो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू आ गई। आई ग्रेटर देन सी माना मैंने, तो टीआर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में आई डिविएशन होता है 5 - 2i, उससे मैंने इंसिडेंस एंगल निकाला 75। अगर इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल से तो फिर हमारे पास डिविएशन क्या आता था डिविएशन का, इसे मैंने लगा दिया, सॉल्व करा, और इंसिडेंस एंगल मिल गया। समझ में आ रहा है, दो दो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू मिल सकती है। इज दिस क्लियर? क्या है, समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं अपन, चलो। लाइट रे आ रही थी म्यू इक्वल टू 1 में और जा रही है म्यू इक्वल टू 2 में। लाइट रे का इंसिडेंस एंगल हो रहा है म्यू इक्वल टू 1 में
और लाइट रे जा रही है म्यू इक्वल टू 2 में, ठीक है। फाइंड आई फॉर डिविएशन ऑफ 60 डिग्री। लाइट रे 60 डिग्री से डिविएट हो, इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए? लाइट रे 60 डिग्री से डिविएट हो, इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए? करिए ट्राई। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन दिया मैंने, करिए ट्राई। 60 डिग्री से डिविएट हो, इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? डिविएशन एंगल पूछ लिया। व्हाट इज डिविएशन? जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही है और जो इंसिडेंट हुई थी, इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो find incident angle for deviation of 60 degree. Find incident angle for deviation of 60 degree. संजना, कुछ आंसर आया आपका, पर वो गलत लग रहा है मुझे। देखो अब की बार लाइट मैंने किस मीडियम से आती हुई दिखाई है? म्यू इक्वल टू 1 से। कहा जा रही है? म्यू इक्वल टू 2 में। तो 1 से आने वाली लाइट जब 2 में जाएगी तब टीआईआर नहीं होगा। यहाँ पर टीआईआर नहीं होता है, इस केस में टीआईआर नहीं होता है। इस केस में नो टीआईआर विल हैपन, ठीक है। यहाँ केवल रिफ्लेक्शन होगा और रेयर से आ रही है, डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंडोस। अब की बार लाइट रेट टुवर्ड द नॉर्मल बेंडोस, है ना। लाइट रेट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब की बार वो सीधी सीधी जाती, तो जैसे जाती पर वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती। तो जो डिविएशन एंगल आप लिखेंगे वो लिखेंगे आई माइनस, आई बड़ा है आर छोटा है, तो आई माइनस आर, ये डिविएशन होगा टुवर्ड द नॉर्मल, इतना डिविएशन आएगा। ये केस ही अलग है, रेयर से डेंसर जाने का केस है ना। अच्छा, और आई और आर का रिलेशन आप जानते हो कितना होता है? डिविएशन हम चाहते हैं 60 डिग्री हो जाए, इक्वल टू आई मुझे निकालना है, तो आर को आई के टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? स्नेल लॉ लगा दे, 1 * sin9 तो 2 * sin r हो जाएगा। यहाँ से आर देखो निकाल सकता हूँ मैं, वो हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 sin। मुझे इंसिडेंस एंगल ढूंढना है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये sin इनवर्स वाला टर्म यहाँ लाते हैं, 60 वहां ले जाते हैं, तो sin इनवर्स 1/2 sin i इक्वल टू हो गया i - 60 प्लस sin। जब sin इनवर्स था तो यहाँ sin ले लो, फिर वही फॉर्मूला लगा लो फिर से अपना sin a माइनस b का, हो जाएगा cos 60 which is half into sin i minus cos cos of i और sin 60 हो जाएगा √3/2 into cos of i। ये हाफ sin है और हाफ sin है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा मेरे पास cos i should be minus √3/2 cos i should be 0। cos में 0 कब आता है? जब i 90 डिग्री है। यहाँ से 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, और i को 90 रख दो
तो आप सॉल्व करके आई 90 पर साइन 90 हो जाता है 1, तो यहाँ 1/2 sin 1/50 तो 60 आया। वहां से समझ में आ रहा है तुमको, तो आंसर आ रहा है 90 डिग्री। समझ में आया कैसे करा मैंने क्वेश्चन ये? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यहाँ पे ध्यान ये रखना था बच्चों की लाइट रे अब कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है ना। तो अपन ने कुछ टीआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अब टीआईआर के बहुत सारे एप्लीकेशन भी होते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो नेक्स्ट चीज अपन स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और आजकल घरों में आपने इंटरनेट वगैरह में सुना होगा कि फाइबर कनेक्शन आ रहा है, जियो फाइबर। वो फाइबर वर्ड जो है वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर की है। तो घरों में ऑप्टिकल कनेक्शन देते हैं वो। उस जो फाइबर घरों में देते सप्लाई जो करते हैं उसमें हम लाइट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हम लाइट रे सेंड करते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है विच इज मोर फास्ट। उसमें हम ज्यादा इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं क्योंकि बहुत फास्ट होता है वो। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे? ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली लाइट सेंड करना चाहते हैं काफी डिस्टेंस तक, इसलिए हम हेल्प लेते हैं टीआईआर के फिनोमेना। हम बीच में कोर नाम का मटेरियल कोर बनाते हैं। कोर बेसिकली सिलिंड्रिकल वायर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से कि वो डेंसर। तो एक डेंसर मीडियम हम कोर बनाते हैं। कोर बेसिक सिलिंड्रिकल वायर है। सिलिंड्रिकल वायर के ऊपर एक और अपन सिलिंड्रिकल वायर लगा देते हैं जो होलो था, जिसके बीच में हमारा कोर है। तो बेसिकली हमारा ऐसा सिलिंड्रिकल वायर बन गया जिसके अंदर कोर और जो बाहर का रीजन है वो कहलाता है क्लैरिंग। तो बाहर की रीजन जो है वो है रेरर। तो अगर सामने से देखोगे तो आपको एक अंदर और बाहर इस तरह से रीजन दिखाई देगा। अंदर एक डेंसर मीडियम है, बाहर एक रेरर मीडियम है। तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से दिखता है, अंदर और बाहर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और पूरे के ऊपर, इस पूरे मीडियम के ऊपर हमें ना एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं। प्लास्टिक की कोटिंग कर दी ताकि बाहर की चीजों से बचा सके। इस पूरे के ऊपर कोटिंग भी होगी जो मैंने यहाँ नहीं दिखाई है, उसको यहाँ दिखा है। जो बीच का रीजन है वो कहलाता है कोर, और जो बाहर का रीजन है वो कहलाता है क्लैडिंग। ये जो जस्ट कोर का आउटर रीजन कहलाता है क्लैडिंग। कोर एंड क्लैडिंग जस्ट आप ट्रांसपेरेंट वायर, वो ग्लास जैसे वायर होते हैं जिसमें बीच में जो कोर है वो डेंसर है और क्लैडिंग रेयर है। अब क्या होता है जब हम बाहर से इसमें लाइट सेंड करते हैं, मान लो आपने यहाँ पे जो इसका एक्सिस था, अंदर वाले सिलेंडर वायर का एक्सिस ये था, उसके एक्सिस से कुछ एंगल पे यहाँ पे लाइट भेजी। तो ये लाइट जब अंदर जाती है और बाउंड्री से टकराती है, हम ऐसा एडजस्टमेंट करके रखते हैं कि हमेशा यहाँ पे टीआईआर हो जाए। बाहर क्योंकि रेडियो मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो लाइट पे यहाँ पे टीआईआर होता है। टीआईआर होने से क्या होता है 100% उसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो बहुत कम एनर्जी का लॉस होगा और बार बार रिफ्लेक्शन होके लाइट की एनर्जी काफी दूर तक अपन ट्रेवल करवा सकते हैं। लाइट की एनर्जी काफी दूर तक लेके जा सकते हैं इस फाइबर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बार बार टीआईआर होता है। थोड़ा बहुत मीडियम अब्सॉर्ब करता है लाइट को, इससे थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस होता है, पर वो एनर्जी लॉस कम है, इसलिए काफी डिस्टेंस तक हम कम्युनिकेशन करवा पाते हैं यूजिंग दिस फाइबर। काफी डिस्टेंस तक लाइट को बिना एनर्जी लॉस के अपन सेंड कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक वायर है जिसके बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके बाहर थोड़ा सा एक रेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो एक हमारे पास डेंसर और रेयर मीडियम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अंदर के डेंसर मीडियम में लाइट भेज दो, वो लाइट है ना बाहर क्लैडिंग का रेयर होने की वजह से वो उसमें जा नहीं पाती, टीआईआर होते रहता है। टीआईआर होते होते काफी दूर तक उसको ट्रेवल करवा सकते हैं। मतलब 40-50 किलोमीटर तक एनर्जी काफी कम लॉस से भेज सकते हैं। तो लंबी लंबी डिस्टेंस में बहुत कम एनर्जी लॉस से कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। ईएमयू के साथ क्या होता है उसकी एनर्जी बहुत डिक्रीज हो जाती है। तो उनमें ना आपको बहुत ज्यादा हाई पावर भेजना पड़ता है। बहुत ज्यादा हाई पावर भेजो तो नुकसान होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है।
है ना। और ईएम वेव की हाई एनर्जी की ईएम वेव नुकसान भी पहुंचाती बाकी सब चीजों में, तो उनसे बचने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। दूसरी चीज, ऑप्टिकल फाइबर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, इससे कम्युनिकेशन जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के हो जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो कम्युनिकेशन हो रहा है, बीच में कोई तीसरी चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होता बाकी चीजों का। लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो काफी ज्यादा हम वेव सेंड कर पाते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो हम काफी हाई बैंडविड्थ यूज कर सकते हैं। तो आजकल जो बहुत हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है वो इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से, ऑप्टिकल फाइबर में बैंडविड्थ बहुत मिल जाती है, एक साथ ज्यादा डाटा सेंड कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। थोड़ा बहुत इसमें लॉस होता है, और पावर का लॉस हम मेजर करते हैं डेसिबल। पावर लॉस इज मेजर्ड इन डेसिबल। पावर लॉस इन डेसिबल कैसे निकालते हैं? 10 लॉस, पावर इनपुट ज्यादा थी, पावर आउटपुट कम है तो थोड़ा सा लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? डीबी में जो लॉस होता है उसे इस तरह से लिखा है, डीबी के पावर लॉस को हम इस तरह से लिखते हैं। तो इससे रिलेटेड एक चीज ये भी होती है ऑप्टिकल फाइबर से पावर लॉस, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है तुमको। थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर का? इसमें देखो टीआईआर का यूज हुआ है, यहाँ पे टीआईआर हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, देखो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं, ऑप्टिकल फाइबर का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं, तो मान ले बीच में कोर का क्रॉस सेक्शन बनाया है, कोर के ऊपर क्लैडिंग, तो क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं अपन। क्लैडिंग का रिफ्रेक्शन इंडेक्स मान लो v2 है, कोर का v1 है, और v1 बढ़ाता हूं v2 से, ठीक है। कोर और क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने दे दिया। अब हमने बाहर से लाइट भेजी थी ना, बाहर से लाइट जो सेंड कर रहे थे, मान लीजिए जो हमारा बाउंड्री थी एयर की, यहाँ पे एयर है, तो एयर और फाइबर की बाउंड्री की जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है वो दिखाया मैंने, उस नॉर्मल से लाइट के कुछ एंगल पे भेजी जा रही है, उस नॉर्मल से लाइट पे कुछ एंगल पे भेजी जा रही है, ये एंगल पर भी कंडीशन होती है, यहाँ वाले एंगल पे भी कंडीशन होती है, जिससे अंदर जाके लाइट का टीआईआर हो। देखिए ये एंगल जितना जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अंदर लाइट रहेगा क्या एंगल आएगा। इस एंगल आई पे डिपेंड होगा ये वाला एंगल, और ये एंगल पे डिपेंडेंट होगा ये वाला एंगल। टीआईआर होने के लिए, वहां टीआईआर होने के लिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए, तो यहाँ एंगल पे कंडीशन है टीआईआर होने के लिए, तो यहाँ पर भी एंगल पे कंडीशन आएगी टीआईआर होने के लिए। तो अगर इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, जैसे नाम दिया बी, तो फॉर कंडीशन ऑफ आई there will be always PIR at B। बी पॉइंट पे तो हम चाहते हैं टीआर हो जाए, तो बी पॉइंट पे टीआर होने के लिए आई पे क्या कंडीशन होना चाहिए? इस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर का क्रॉस सेक्शन दिखाया है, जो ऑप्टिकल फाइबर का इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, और बाहर एयर में जो इंसिडेंस का एंगल था वो आई। इस आई एंगल पे क्या कंडीशन होना चाहिए कि अंदर बी पॉइंट पे टीआर हो जाए? बताइए, करिए ट्राई पर आप। आई एंगल को कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, यहाँ एक्सेप्टेंस एंगल की कंडीशन पूछेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल की कंडीशन। आई एंगल का कंडीशन क्या होना चाहिए कि लाइट का हमेशा बी पॉइंट पे टीआईआर हो जाए? बताइए।
cos i ग्रेटर देन mu2 by mu1 नहीं बेटा, थोड़ा और कुछ सोचो। कुछ और रिप्लाई भी आ रहा है, नारायण का भी कुछ आंसर आया मेरे पास, चेक करते हैं। देखिए यहाँ टी आर होना चाहिए बी पॉइंट पे, तो ये जो भी एंगल है सपोज ये थीटा है, इसको क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। ये एंगल आई और इसको चलो आर बोल देते हैं, तो बी पॉइंट पर टी आर होने के लिए फॉर एट बी थीटा एंगल वहां पे क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। सही बात है ना, बी पॉइंट पे टी आर होना चाहिए तो वहां पे क्रिटिकल से बड़ा एंगल होना चाहिए। अब यहाँ क्रिटिकल नहीं करना, क्रिटिकल एंगल अपन कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेजन अपॉन म्यू ऑफ टेंशन। यहाँ पे रेजन म्यू2 था, टेंशन म्यू1 था, तो ये लिखेंगे क्रिटिकल एंगल को। जिस पॉइंट पर लाइट टकरा रही है वहां पे दो जो मीडियम है वो म्यू2 और म्यू1 है, तो इनका क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल लिखा मैंने क्या होगा, तो थीटा इससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा ये जो थीटा है वो 90 माइनस आर होना चाहिए ना, बिकॉज़ दिस एंगल इज 90, तो थीटा होना चाहिए 90 माइनस आर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस आर ग्रेटर देन क्रिटिकल। आर को वहां ले आते हैं, सी को यहां ले आते हैं, तो आर लेस देन आर का मतलब लेस देन 90 माइनस सी हो गया, आर लेस देन 90 माइनस सी हो गया। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, साइन आर लेस देन साइन 90 माइनस सी cos सी हो गया, साइन आर दोनों तरफ u1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो u1 sin r लेस देन u1 cos c। u1 sin i इस पॉइंट पर अगर सेल्स और लगाएंगे तो sin i into एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होना चाहिए, अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स u1 into sin of r, u1 sin i u1 sin r ये क्या था, तो sin i आंसर रिलेशन आ गया, sin i should be less than u1 into cos c। तो sin i पे कंडीशन अगर i पे आ गई। अच्छा c की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो sin c की वैल्यू क्या थी, sin c का v2/v1 c भी निकाल सकते हैं। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कैसे निकाल सकते हैं, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस v1। cos c की वैल्यू आ गई मेरे पास, cos c कैसे निकाला मैंने, sin से होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos से निकाल दिया मैंने, बस वो उठा के रख देते cos की वैल्यू, तो sin i पे कंडीशन आ गई मेरे पास, sin i should be less than v1 into cos c कितना है, रूट ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन v1, v1 v1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से i लेस देन आएगा मेरे पास sin इनवर्स रूट ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। अगर इंसिडेंस एंगल इससे कम होगा तभी, इंसिडेंस एंगल इस एंगल से कम होगा तभी लाइट का वहां टीआर होगा, तो इस एंगल पे कंडीशन होती है, बाहर किस एंगल पे लाइट के भेजे इस पे कंडीशन होती है, तो कंडीशन निकालें। ये जो एंगल की कंडीशन आई है ये एंगल कहलाता है एक्सेप्टेंस एंगल, तो एक्सेप्टेंस एंगल पे कंडीशन आ गई, इस एंगल की वैल्यू इस लिमिट से कम होना चाहिए। इज इट क्लियर, क्या समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या अच्छे से क्लियर? यस, वेरी गुड। चलो एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड अपन। दिस इज अ स्क्वायर ग्लास स्लैब, एक स्क्वायर शेप की ग्लास स्लैब, दिस इज अ स्क्वायर ग्लास जिसका म्यू है 1.5, 1.5 एरिया में, ठीक है। एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू नहीं देता हूं,
म्यू को म्यू ही लेंगे, म्यू को म्यू ही लेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ चार लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, 4 पर्सन से जो उसके हर फेस पे खड़े हुए, 4 पर्सन है जो हर फेस पे खड़े हुए, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन जो हर फेस पे खड़े हुए। फॉर व्हाट कंडीशन ऑन म्यू, फॉर व्हाट कंडीशन ऑन म्यू, ओनली आमने सामने वाले एक दूसरे को देख पाएंगे। फॉर व्हाट कंडीशन ऑन म्यू, फॉर व्हाट कंडीशन ऑफ म्यू, ओनली पर्सन in front of each other are able to see each other, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे मैंने पूछा है किस कंडीशन पे, म्यू की किस कंडीशन पे ऐसा होगा कि ये इसको देख पाएगा, ये इसको देख पाएगा, ये इन दोनों को नहीं देख पाएगा, केवल आमने सामने वाले एक दूसरे को देख पाएंगे, साइड वाले को नहीं देख पाएंगे। इसी कंडीशन क्या होना चाहिए। और आपको एज्यूम करना है स्क्वायर ग्लास प्लेट है तो ये 90 डिग्री एंगल है, वो सब बिल्कुल है ना चिपके हुए सेंटर पे, इन सब फेस के सेंटर पे ये पर्सन है, बिल्कुल इनकी आंख बिल्कुल फेस के सेंटर पे, ठीक है। ये जो सरफेस है इसके बिल्कुल सेंटर पर ये पर्सन। करिए ट्राई, करिए ट्राई, बताइए आंसर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यस रिप्लाई करिए क्वेश्चन क्लियर है तो। दिस क्वेश्चन क्लियर? क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नारायण को तो बाकी बच्चे, बाकी सब मैंने क्या बताया कि चारों आई जो है बिल्कुल एकदम सेंटर पर है, ये मान लीजिएगा सब सेंटर पर है ना, वो स्क्वायर ग्लास लगती है। क्वेश्चन क्लियर? आपके आंसर आ रहा है मेरे पास, देखते हैं। देखो हमें बोला गया है कि यहाँ वाला पर्सन इसको नहीं देख पा रहा, इसी कंडीशन से आना चाहिए। तो केवल यही सोचते हैं अपन, बाकी ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाते, केवल यही सोचते हैं कि ये पर्सन इसको ना देख पाए, इसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, पूरा डायग्राम एक साथ बना के लिखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको,
और जब आप एक छोटा सा टास्क देखोगे तो आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन ये हो गया छोटा सा कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ये वाला पॉइंट नहीं देखना। इसका मतलब यहाँ की लाइट रे यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, यहाँ की लाइट रे यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ से जो लाइट रे एंटर करेगी, यहाँ से जो लाइट रे एंटर करेगी वो बाहर एयर से एंटर करेगी अंदर। तो एयर से जब अंदर जाएगी, एयर से अंदर लाइट रे मैक्सिमम किस एंगल पे आ सकती है? नॉर्मल से एंगल क्या हो सकता है? मैक्सिमम सी हो सकता है। यहाँ पर एंगल सी हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये लाइट रे जो दूसरी सरफेस पे टकराएगी और अगर वहां टी आई आर हो गया, यहाँ अगर टी आई आर हो गया तो लाइट रे बाहर ही नहीं जा पाएगी। यहाँ जब सबसे बड़ा एंगल लेंगे तब यहाँ पे सबसे छोटा एंगल आएगा, यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ का सबसे छोटा एंगल होगा। तो ये एंगल भी सी से बड़ा हो जाना चाहिए। इसका मतलब 90 माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन सी। ये कंडीशन लगा दूं, ये वाला एंगल भी क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। If this is C, then this will be 90 minus C, और 90 माइनस सी भी सी से बड़ा अगर हो गया, 90 माइनस सी भी अगर सी से बड़ा हो गया तो यहाँ टी आई आर हो जाएगा। टी आई आर हो गया, राइट, बाहर ही नहीं निकलेगी, बाहर ही नहीं आएगी तो ये इसको देख ही नहीं पाएगा। इसका मतलब 90 माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ से आ गया 90 शुड बी ग्रेटर देन 2c, या c शुड बी लेस देन पाई बाय 4। ये होता है साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, वो पाई बाय 4 से छोटा होना चाहिए। दोनों तरफ साइन ले लो तो 1 बाय म्यू लेस देन साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। यहाँ से म्यू आ गया ग्रेटर देन रूट 2। म्यू अगर रूट 2 से बड़ा होगा तो जो लाइट रे एयर से एंटर करेगी अंदर, वो यहाँ पे हमेशा टी आई आर सफर करेगी। तो साइड से तो बाहर निकल नहीं सकती, सीधी जा सकती है और साइड से नहीं जा सकती। तुमने नो, देखिए एयर से लाइट रे जब अंदर जाती है, बाहर डेंसर रेयर मीडियम था, एयर थी, वहां से लाइट रे जब अंदर जाती है तो मैक्सिमम एंगल अंदर कितना बन सकता है? ठीक, याद है अपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, रेयर से डेंसर जाते हुए डेंसर में सबसे बड़ा एंगल जो हो सकता है वो सी हो सकता है। तो एयर से अंदर जब लाइट जाएगी तो यहाँ सबसे बड़ा एंगल सी हो सकता है, ये एंगल सबसे बड़ा तो यहाँ सबसे छोटा, और ये सबसे छोटा एंगल 90 माइनस सी आ रहा है। वो भी अगर सी से बड़ा हो गया तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ टी आर हो जाएगा। तो वहां टी आर हो गया तो लाइट बाहर ही नहीं निकल पाएगी, साइड से बाहर ही नहीं निकलेगी तो आपको इधर वाला पॉइंट वहां से दिखेगा ही नहीं। समझे? क्या ये क्लियर है अब? बहुत बढ़िया, चलिए। तो ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। बेसिकली इसमें टीआईआर की कंडीशन लगानी थी, है ना? टीआईआर से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट ऑफ विस्तार ना, वो देखिए। टीआईआर से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट ऑफ विस्तार ना, वो देखिए। देखो कोन ऑफ इल्यूमिनेंस, कोन ऑफ इल्यूमिनेंस, कोन ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है? बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। देखो मान लीजिए एक डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट है, डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट है और बाहर रेयर मीडियम था, मान लेते एयर ना। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में है और बाहर एयर है। जैसे पानी के अंदर कोई लाइट का सोर्स है, पानी के अंदर कोई लाइट का बल्ब है और उसे बाहर से देखने की कोशिश करी जाए, है ना? तो जो लाइट रेस इस सोर्स से स्टार्ट होगी, अगर सरफेस से परपेंडिकुलर तो बाहर आ सकती है, कम एंगल पे तो भी बाहर आ सकती है, क्रिटिकल एंगल वाली सरफेस को ग्रेस करके आ सकती है। क्या इसके आगे की लाइट रे बाहर आएगी? जो लाइट रे क्रिटिकल एंगल पर टकरा रही है वो तो बाहर आ सकती है। क्या इससे बड़े एंगल पे आगे की लाइट रे बाहर आ सकती है क्या? बताइए। क्रिटिकल से भी और बड़े एंगल पे जो लाइट आएगी उसका तो टीआईआर हो जाएगा। इससे थोड़ी सी आगे और लाइट रे अगर दिखाओगे तो वो तो टीआईआर सफर करेगी, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो बाहर नहीं आ सकती। तो इस सोर्स की लाइट रे जो बाहर जा पा रही है वो यहाँ से आगे की लाइट रे नहीं जा पा रही। ये जो पॉइंट है जहां पर क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इससे आगे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो बाहर आ नहीं सकती।
इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या है, समझ में आया अच्छे से? बताइए। इस सोर्स से आने वाली लाइट रे जो यहाँ पे जस्ट क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी, उससे वो बाहर आ सकती है, पर उससे आगे की लाइट रे बाहर नहीं आ सकती। इसका मतलब सोर्स से वर्टिकल डायरेक्शन से जो सी एंगल, अच्छा जो यहाँ सी पे आएगी तो यहाँ पर भी सी एंगल बनानी होगी, यहाँ भी सी एंगल बनाएगी, मैं बाकी को दिखाते क्यों होगा, बीच वाली लाइट रे फिलहाल हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि उसका मुझे काम नहीं है अभी। जो लाइट रे यहाँ सी एंगल पे आ रही है, तो यहाँ पर भी सी बनाएगी एंगल, मतलब वर्टिकल से सी एंगल वाली लाइट बाहर आ पा रही है, उससे आगे की लाइट बाहर नहीं आ पाई। इनफैक्ट अगर इस सोर्स आप 3D में सोचो, अब 3 डायमेंशन में सोचो, तो सोर्स से ये लाइट का सोर्स, इस सोर्स से जो लाइट रे सी एंगल बनाते हुए जा रही थी, वर्टिकल से सी एंगल बनाते हुए जा रही थी, वो बाहर आ सकती है। सोर्स से लाइट रे वो बाहर आ सकती है जो वर्टिकल से सी एंगल बनाते हुए जा रही है। यहाँ पर एक कोन जैसा दिखेगा मुझे, जिसके अंदर की लाइट रे मुझे बाहर आते दिखे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इस सोर्स से वर्टिकल डायरेक्शन से सी एंगल पे अगर मैं जाके देखूं तो कौन जैसा दिख सकता है 3D में, कोन के अंदर की जो लाइट रे वो हमें बाहर मिलेगी। इसके इस कोन से जो आउटवर्ड इस सोर्स से जो लाइट जाएगी वो बाहर नहीं आ सकती। सोर्स की लाइट रे जो एयर में जा सकती है वो विद इन दिस कोन है, बस इस कोन को कहते हैं अपन कोन ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वो कोन हो गया जिसके अंदर की लाइट रे सिर्फ बाहर लेजर मीडियम में ट्रांसमिट हो पा रही है, बाकी लाइट रे ट्रांसमिट नहीं हो पा रही। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ इल्यूमिनेशन समझ में आ रहा है? अभी सोर्स मान लीजिए सरफेस से h डेप्थ पे था, सरफेस से इसकी डेप्थ h थी, और यहाँ से ये डिस्टेंस r थी, मान लेते हैं कि वर्टिकल लाइन से r डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो हमारा कोन है इसकी जो रेडियस है वो r है, इस कोन की जो रेडियस है वो r है, और उसकी हाइट h है। h और r में क्या रिलेशन लिख सकता हूँ, देखो ये एंगल c है, तो r बाय h, वो है tan c, r बाय h जो है tan c। ये जो कोन है जिसे बोलते हैं कोन ऑफ इल्यूमिनेंस, इसकी रेडियस और इसकी हाइट का रेशो tan c होता है। अच्छा sin c क्या होता है? होता है म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, तो tan c आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हो गया ये बेस आ गया अपॉन, तो tan c की वैल्यू आप यहां लिख सकते हो, रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना उल्टा होना है, म्यू अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे रेडियस ऑफ कोन ऑफ इल्यूमिनेंस निकाल सकते हो अगर इसके हाइट पता है, आप इस कोन की रेडियस निकाल सकते हो अगर उस कोन की हाइट पता है ना, मतलब आप मुझे सरफेस पे उस सर्कल की रेडियस बता सकते हो, उस सर्कल की रेडियस बता सकते हो जिससे लाइट बाहर आ गई। तो व्हेन देयर इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विद इन अ डेंसर मीडियम, सपोज पानी के अंदर किसी ने लाइट का बल्ब रन किया, उस लाइट बल्ब की जो लाइट है वो एक रेडियस, एक सर्कल जिसकी रेडियस तुम्हें पता है उससे बाहर आ सकती है, और इस कोन को अपन नाम देते हैं कोन ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कोन ऑफ इल्यूमिनेंस? यस वेरी गुड। अब इसका उल्टा सोचो, जब सोर्स की लाइट रे एक सर्कल के थ्रू होके बाहर जा सकती है, तो बाहर के पूरे वर्ल्ड की लाइट रे उस सर्कल के थ्रू ही सोर्स तक आ सकती है। वहां मान लो आइस थी, कोई फिश वगैरह है या कोई ह्यूमन है जिसकी आंखें वहां पे, है ना, मान लीजिए एक ह्यूमन है, कोई पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है, कोई पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है, उस पर्सन ने ऊपर की तरफ देखा, उस पर्सन ने ऊपर की तरफ देखा, कोई पर्सन ने उसकी आई दिखाई है मैंने, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो और आपने एकदम पानी की सरफेस की तरफ देखा, तो आपको बाहर के पूरे वर्ल्ड की लाइट रे जो आपकी आंखों में आ सकती है उस फोन के अंदर से आ सकती है, तो आपको बाहर का पूरा वर्ल्ड एक आपको सर्कल में दिखेगा। जो भी बच्चे ने ज्यादा स्विमिंग करी होगी उन्हें पता होगा, आजकल स्विमिंग काफी ट्रेंड में, काफी बच्चे करते भी है, तो कुछ बच्चों को पता भी होगा
डीप स्विम जब करो, बहुत गहराई में जाके स्विम करो और ऊपर देखो तो बाहर का पूरा जो स्काई होता है ना वो आपको एक सर्कल में दिखता है। चलिए क्या कह रहे, आर बाय एक्स में सही लिखा है हमने, तो टेन सी तो सही लिखा है हमने। अच्छा टेन सी में वन परपेंडिकुलर तो वन है ना, तो वन ना तो वन आएगा। ये पॉइंट समझ में आया। अगर आप फिश या किसी ह्यूमन को पानी में जो बाहर का क्या दिख रहा है वो पूछे तो वो बताएगा सर्कल में पूरा आसमान दिखता है, एक सर्कल दिखता है, उसकी रेडियस ये होगी, उस सर्कल से ही बाहर का पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है। इट इज क्लियर। द होल वर्ल्ड ऑफ इज ऑब्जर्व थ्रू अ सर्कुलर रीजन। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ इल्यूमिनेंस क्लियर। चलिए वेरी गुड। तो अपन ने आज पढ़ा टीआईआर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। टीआईआर का एक कॉन्सेप्ट और होता है मिराज। जब गर्मी के दिन होते हैं तो हमें सड़क पे कई बार ऐसा लगता है कि पानी है, पर वहां तक जब गाड़ी पहुंचती तो लगता ही नहीं कि पानी है। आप कभी सड़क पे ट्रेवल कर रहे हो तो आपको दिखता है, ड्राइवर के पास कोई बैठ जाए और सड़क पे देखे तो उसे कई बार ऐसा लगता है सड़क पे आगे जाके पानी है, पर पानी नहीं मिलता ना। उसका रीजन भी होता है टीआईआर, उसका रीजन भी होता है टीआईआर। ठीक है, क्यों होता है ऐसा। तो मान लीजिए कि कोई पेड़ वगैरह है, कोई ट्री था, है ना। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सड़क के पास की जो हवा है वो बहुत ज्यादा गर्म है और थोड़ी ऊपर हवा कंपेरेटिवली ठंडी है, सड़क बहुत गर्म हो जाती है तो उसके आसपास की हवा भी बहुत गर्म होती है। तो यहाँ पे एयर है हॉट और ऊपर एयर कंपेरेटिवली कोल्ड है, ठंडी हवा थोड़ी डेंसर होती है, तो कोल्ड हॉट एयर थोड़ी सी रेयर होती है। तो ऊपर की तरफ हवा डेंसर है, नीचे की तरफ रेयर है। अब कोई लाइट रे मान लीजिए नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही थी, कोई लाइट रे अगर नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है तो डेंसर से रेयर जाती है, डेंसर से रेयर जाते जाते वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाती है, धीरे 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 अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है और एक पॉइंट पे उसका एंगल इतना हो जाता है कि टीआईआर हो जाता है। एक पॉइंट पे एंगल उसका इतना हो जाता है कि टीआईआर हो गया, एक पॉइंट पे वो टीआईआर सफर कर जाता है। तो ड्यू टू टीआईआर वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब कोई वहां खड़ा हुआ है, अगर मान लो देयर इज अ पर्सन हियर इज ऑब्जर्विंग, कोई पर्सन वहां पे खड़ा हुआ देख रहा है, उसकी आई में जो लाइट रे आ रही है वो देख रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देख रहा है और वो लाइट रे उसको लग रहा है कि ट्री से आ रही है, क्योंकि असली में लाइट रे ट्री से आ रही थी वो, तो उसे यहाँ पे ट्री की इमेज जैसी दिखती है, उसको ट्री की इमेज जैसी दिखती है। अब प्रैक्टिकली जब पानी होता है तब हमको लगता है कि ऊपर के ट्री की नीचे इमेज है, हमने असली में जहां जहां पानी होता है तभी देखा है कि ऊपर की चीजों का नीचे रिफ्लेक्शन दिख रहा है। जब पानी होता है, पानी की कोई तालाब वालाब है तो तालाब के आसपास के पेड़ों का हमें रिफ्लेक्शन दिखता है, तो हमारा ब्रेन बोलता है कि तुम्हें पेड़ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है मतलब वहां पानी होगा, वहां पे आपको ऐसा लगता है पानी, पर वो पानी की वजह से नहीं हो रहा था रिफ्लेक्शन, वो हो रहा था टीआईआर की वजह से। जहां जैसे से डेंसर से रेयर एयर में लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होते थे, एक जगह टीआईआर हो गया वापस आ, तो इस टीआईआर की वजह से हमें ट्री की इमेज दिखती नीचे और हमारा ब्रेन उसे ऐसा इंटरप्रेट करता है जैसे वहां पानी है इसलिए ट्री की इमेज दिखती है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वहां वाटर फ्री, वहां पानी का कुछ सोर्स है, कुछ जगह है। आ रहा है कॉन्सेप्ट मिराज का। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मिराज। ठीक है, मृग तृष्णा भी बोलते हैं शायद हिंदी में, मृग तृष्णा। तो अपन ने आज टीआईआर और उससे रिलेटेड चीजें करी। अब आप लोग इसकी रेस जो है टीआईआर की वो पूरी करके लाइएगा और प्रीवियस रेसेस में जो भी डाउट है वो सब पूरा कंप्लीट करके लाइएगा। थोड़ा सा आप डिसकनेक्टेड लग रहे हो मुझे आज, दो तीन बच्चे नारायण संजना को छोड़ दो तो बाकी कोई बच्चों का ज्यादा रिप्लाई आया नहीं। ठीक है, नारायण और संजना ये दो तीन बच्चों ने ज्यादा रिप्लाई करा है और एक दो बच्चों ने भी करा है, और बाकी सारे बच्चे पता नहीं क्या मुख्य दर्शक बने आज। तो आप नेक्स्ट क्लास में टीआईआर तक सारी चीज जो पढ़ी थी वो रिवाइज करके आओ, मॉड्यूल से आप पढ़ो, आपको जो भी बुक हो आप लोग उससे पढ़िए, है ना। और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस पे जब लाइट टकराती है रिफ्लेक्ट होती है तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन। म्यू टू बाय पी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, एक फॉर्मूला होता है, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। उसके बाद लेंस पे आएंगे,
तो आगे अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, तो प्लीज रिवीजन करके आना और जो भी डाउट है अगली क्लास में पूछना। तो टीआईआर का आपको बिगिनर ऑफ रेस पूरी करके लाना वो होमवर्क में आपको। क्लियर?